नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में ग्रामीण सरकार चुनी गई है। जिला परिषद का परिणाम आया तो सभी दल इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। सभी दलों की जीत के अलग अलग आंकड़े हैं। साथ ही हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है। गठबंधन सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, तो तमाम बातों को लेकर सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे। इनेलो के वरिष्ठ नेता प्रधान महासचिव हमारे साथ अभय सिंह चौटाला जी के बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे जिला परिषद से जुड़ा ही होगा, क्योंकि आप लोग सिंबल पर थे जी। आप लोग भी कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर क्या इसे संतोषजनक मानते हैं जो परिणाम आया? हमारा जो पिछला विधानसभा का चुनाव था उस वक्त हमारी पार्टी का प्रदर्शन कोई ज्यादा अच्छा नहीं रहा। नहीं रहने का एक कारण था कि हमारी पार्टी में कुछ लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी करके अपना एक अलग राजनीतिक दल बना लिया। लोगों में एक भ्रम पैदा कर दिया कि हम असल में चौधरी देवीलाल के वारिस हैं, और कुछ इस किस्म की बातें भी कही गई कि जिससे लोग इमोशनल भी हुए। उस वजह से भी हमारा नुकसान हुआ। उस वक्त हमें वोट मिला 2%, और उसको लेकर के पिछले 3 वर्ष में बहुत जोर शोर से इस बात का प्रचार किया गया कि अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो खत्म होगी। ये भी कहा गया कि जिस पार्टी के पास 20 विधायक थे उसका 1 विधायक रह गया। मैंने जब इस्तीफा दिया था किसान आंदोलन के दौरान, तब जितने भी लोग हमारे विरोधी हैं, चाहे वो कांग्रेस है, जेजेपी है, बीजेपी है, कोई और छोटे मोटे दल इस प्रदेश के हैं, वो सब इकट्ठा हुए और उन्होंने सब ने इकट्ठा होकर के कहा कि हम तो आपस में बाद में लड़ लेंगे, पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को प्रदेश की राजनीति से बाहर कर लो। और आपने देखा भी था कि इलाहाबाद के उपचुनाव में सब तरह के हथकंडे अपनाए गए। पैसे के बलबूते पर चुनाव जीतने का प्रयास हुआ। उसके अलावा सरकारी मशीनरी का बहुत जम करके दुरुपयोग हुआ। केंद्र के प्रदेश के सब नेताओं की गांव-गांव में ड्यूटियां लगाई गई। कैसे वोट लिया जा सके उसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने भी कमजोर प्रत्याशी दिया, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो यहां तक भी कह करके आए कि वोट तो कांग्रेस के लिए मांगने आया, लेकिन गोपाल कांडा मेरा मित्र है, और गोपाल का भाई जो था वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहा था। उसका भी सीधा इशारा था कि वोट जो बीजेपी को दे दो। उसके बावजूद कांग्रेस के प्रत्याशी की, जहां कांग्रेस को वोट 30,000 से ऊपर मिलता रहा उस हल्के में, उसकी जमान जब्त हुई। और भाजपा को, जेजेपी को, इन सब को जिन्होंने दिन रात एक किया होता, हार का सामना देखना पड़ा। उस चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ी। अब जब जिला परिषद का चुनाव आया तो हमने ये फैसला लिया कि हमारी पार्टी जो है सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। हमने 98 जगह सिंबल पे चुनाव लड़ाई, और 98 जगह में से 16 हमारे पार्षद जीत करके आए। सीएम कहते हैं 225 से अधिक हमारे बनकर आए थे पार्षद। ओपी धनखड़ कहते हैं 300 से ज्यादा हमारे बनकर आए थे। दिग्विजय चौटाला और डीडीपी कहती है 150 से अधिक हमारे के। कांग्रेस जो सिंबल पर थी ही नहीं, उसका कहना कि 85% से ज्यादा या तो निर्दलीय जीत कर आए थे या फिर कांग्रेस समर्थित जीत कर आए थे। तो ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा हो जाता है। जितने उम्मीदवार थे उससे कहीं, तो जितने उम्मीदवार थे जी, उससे आप ये मान के चलो कि ट्रिपल हो गया। बिल्कुल हो गया कि नहीं हो गया? फिर कौन झूठ बोल रहा है इनमें से, ये पूछना चाहिए। मुख्यमंत्री और उनके पार्टी अध्यक्ष के दोनों के कहने में भी कंट्रोवर्सी है कि नहीं है? अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? आप उनसे ये पूछो कि आप ये बताओ, आपने जो सिंबल दिया उसके अंदर आपकी क्या हैसियत रही, उसमें आपके कितने जीत कर गए? आप जिला पार्षद बने, चेयरपर्सन भी बने। करण चौटाला की बात करें, वो पहले वाइस चेयरपर्सन रही, इस बार जीत कर आए थे। करण चौटाला की राजनीतिक सफर को आने वाले दिनों में आप कैसे देखते हैं? और अपने भतीजों से अगर आप तुलना करें, पहले दुष्यंत चूंकि लोकसभा सांसद बने, फिर उचाना से विधायक बने, अब डिप्टी सीएम के, तो कैसे आप तुलना करते हैं?
आप एक वीडियो है दिग्विजय का, आप उसको देख लें पहले अच्छी तरह से। वो क्या कहता है उस वीडियो में, क्या बोलता है, क्या उसकी भाषा है, उससे आपको ये एहसास हो जाएगा कि इन बच्चों को राजनीति में स्थापित करने वाला कौन व्यक्ति है। दुष्यंत दिग्विजय को। हाँ, ये चीज आपको उससे समझ में आ जाएगी। वो क्या कहते हैं आज की डेट में, वो एक अलग बात है। उस वक्त वो क्या बोल रहे थे जब उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। अजय सिंह जी भी जो ये कहते हैं कि मैं राजनीति में कोई बहुत परिपक्व आदमी था, उसने भी राजनीति को कई दफा गंदा किया है। हमारी पार्टी में रहते हुए उनके ऊपर इस तरह के लाछन लगे जो कि हमारी पार्टी के लिए शर्मनाक बात थी। अजय चौटाला पर। हाँ, कि उन्होंने टिकटें बेची। ये तो सबूत हैं, लोगों ने सामने खड़े होकर के ये कहा है कि हमने इतने पैसे दिए, हमारे आगे टिकट की हाँ भरी और हमें टिकट नहीं दी गई। यानी अजय चौटाला ने इनेलो की छवि को खराब किया। हाँ, किया। इनेलो में रहते हुए टिकटें बेची। बिल्कुल किया। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात वो लोगों ने कही है जिन लोगों से पैसे लिए गए, और उन लोगों ने शरेआम आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही। अनेक दफा चुनाव में हमने पार्टी की तरफ से टिकट दे दिया, खरकड़ा को टिकट दिया हमने पार्लियामेंट का, रोहतक से। पार्टी चाहती थी खरकड़ा रोहतक से चुनाव जीत करके आए। अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे थे, उनका बेटा हिसार से। हैरानी की बात है, अगर हम दुष्यंत को एमपी नहीं बनाना चाहते तो टिकट क्यों देते, उसकी टिकट काट सकते थे। लेकिन मैंने तो चौटाला साहब से मतलब ऊपर से ये बात करी कि नहीं, हमें पार्टी में एक ऐसा युवा चेहरा खड़ा करना चाहिए जो लंबे समय तक आपकी पार्टी को मान सम्मान दे सके। हमें किसी ना किसी एक को आगे लाना है और हमने इसको टिकट दे दी। इसका चुनाव पूरा का पूरा पार्टी की तरफ से लड़ा गया। अजय सिंह चौटाला ने उस चुनाव में भी बीजेपी के साथ सौदेबाजी करी। उस वक्त धनखड़ चुनाव लड़ रहा था यहाँ से, ओम प्रकाश, रोहतक से। हाँ, और रोहतक के जो हमारे कार्यकर्ता थे उनको अजय सिंह ने टेलीफोन करके कहा कि आप जो है धनखड़ साहब की मदद करो, और उनसे धनखड़ साहब से मदद लेना चाह रहे थे हिसार में। कैप्टन अभिमन्यु उनकी वहां पे मदद करे। ये सौदेबाजियां उन्होंने उस वक्त में भी करी। ये सौदेबाजी वहां नहीं करी। उन्होंने हमारे डबवाड़ी में जब उनकी वाइफ को हमने चुनाव लड़ाया, जब उनको खुद को चुनाव लड़ाया, तब भी उन्होंने हमारे जो कट्टर विरोधी थे, रात को उनके घरों में जा करके उनके साथ भी सौदेबाजी करके आए। जिन लोगों से हमारा कभी मिलना तब जुलना, आपने कभी नहीं रोका, तब आपने आवाज नहीं उठाई? रोका क्यों नहीं रोका, हमने सारी बातें घर में बैठ के तो करी। घर से बाहर आवाज नहीं आई, पर मीडिया में बात नहीं आई। पब्लिकली हम इसलिए नहीं करना चाहते थे, इससे पार्टी की बदनामी होगी। ये लोग तो बहुत टाइम से पार्टी को खत्म करने में लगे हुए थे। ये अजय चौटाला बहुत परिवार लंबे टाइम से, हाँ, कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के हाथों में खेल रहे थे। इनकी सोच लोगों की सेवा की नहीं, इनकी सोच तो केवल अपनी ताकत बढ़ाना और कैसे सत्ता में रह करके पैसा इकट्ठा किया जाए, ये है। इनकी सोच लोगों की सेवा नहीं है। लोगों की सेवा की सोच केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की थी। उन्होंने हमेशा कैसे लोगों का भला हो सके, चौधरी देवीलाल की सोच ये थी भी कैसे गरीब आदमी आगे आ सके, उनका ये प्रयास रहा। इन्होंने तो हमेशा मारने की सोची सबको। आज क्या हो रहा है, आज भी आप ये देखो, एक आदमी का बयान आता है कि आदमी गलत है, दूसरे दिन तीसरे दिन उसी परिवार के दूसरे सदस्य से पूछा जाता है, वो मौन धारण कर लेता है, बोलता नहीं। चौथे दिन पांचवें दिन किसी और सदस्य से पूछा जाता है, वो कहता है मेरा अजीज है, मेरा साथी है। उसी शख्स को सुनो लेकर ना, पहले आप भी बयान दे चुके थे। सुनो ना आप, और दिग्विजय उनको बहरूपिया बताते हैं, लेकिन अजय नहीं, मैं कहते तो- अजय कहते हैं मेरे अजीज हैं ये। सुनो, मैं उसको हमारी पार्टी में भी जब हम इकट्ठे थे तब भी मैं अजय सिंह को और इनको दोनों को, बच्चों को, इनको ये बात कहता था
कि जिस व्यक्ति को तुमने गले लगा रखा है ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये अच्छा आदमी नहीं है। इससे परिवार का भी नुकसान होगा कल को और पार्टी का भी नुकसान होगा। लेकिन वो किस लालच में उसको साथ लेकर के चलते थे मुझे पता नहीं। आज वो बात साबित होगी कि नहीं होगी? आज उन्होंने ये मान लिया कि नहीं मान लिया कि वो गलत है? अजय नहीं मानते हैं, दिग्विजय की ओर से बयान दिया गया। अरे भाई, दिग्विजय अजय का ही बेटा है या किसी और का है? उसी का बेटा है। कर्ण कल को कोई बात कहे, अर्जुन कल को कोई बात कहे, तो बात मैं ही कह रहा हूँ या कोई और कह रहा है? अजय तो लेकिन बचाव करते नजर आए थे। अजय का कहना कि हाँ, तो फिर वो बचाव कर रहा है तो उससे पूछो ना, दिग्विजय से पूछो या अजय से पूछो भी तू बचाव क्यों कर रहा है, ये 2 रुपया कह क्यों रहा है? अच्छा, जेजेपी के 5 साल के सफर को कैसे देखते हैं? अब स्थापना दिवस मनाने वाली है जेजेपी। स्थापना दिवस, ये तो नाम से तो आए थे चौधरी देवीलाल के। जननायक जनता पार्टी के नाम से 10 लोग जिता करके ले आए। 10 में से भी 7 ऐसे थे जो इनकी पार्टी के नहीं थे। वो 7 अलग अलग पार्टियों में टिकट मांग रहे थे, जहाँ उनको टिकट मिला नहीं। इन्होंने उनके ऊपर दाव खेल दिया। लोगों की उनके साथ सहानुभूति इस बात के लिए थी कि वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, लंबे समय से लोगों के बीच में रह रहे थे। लोगों ने जेजेपी को नहीं जिताया, लोगों ने उन 7 लोगों को इसलिए जिताया कि वो आम मानस के बीच में रह करके उन्होंने अपनी एक छवि बना रखी थी, लोगों में उनकी अपनी एक पसंद थी, इसलिए वो जीते। जेजेपी के सिंबल पे जीते तो फिर अब जिला परिषद में दिवाला क्यों पिटा? पीछे नगर पालिकाओं में दिवाला क्यों पिटा? जेजेपी के पास इतना ही दमखम था तो 3 बाई इलेक्शन हुए, जेजेपी ने एक दफा भी ये क्यों नहीं कहा कि ये सीट हमें लड़ेंगे? जेजेपी तो बीजेपी की गुलाम है। जेजेपी कोई पार्टी नहीं है आज की डेट में। जेजेपी तो एक ऐसे लोगों का, मतलब उस वक्त में हालात ऐसे बन गए कि वो लोग जो है, जो जीतने वाले थे उनकी कांग्रेस ने टिकट काट दी, बीजेपी ने टिकट काट दी और वो जीत करके आ गए। आप मुझे बता दो कि कौन सा उनमें से एक भी व्यक्ति है जो जेजेपी पार्टी का है? एक सिंगल आदमी नहीं है। जेजेपी के तो अपने सिंबल के ऊपर परिवार टूटने का या जेजेपी बनने का, वो लोग तो सत्ता में भागीदार के हैं। अब सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ कि राजनीतिक तौर पर, तो लगता है कि अभय चौटाला या फिर इनेलो को हुआ के। बार बार वो लोग कहते हैं एक थी इनेलो हो जाएगा। 19 या 20 विधायकों से एक विधायक पर ले आए हैं। जिन बाई इलेक्शन, लोकसभा, विधानसभा, फिर उसके बाद बाई इलेक्शन, केवल इलाहाबाद की सीटा बचा पाई। इसे लेकर बार बार आपको घेरा जाता है जेजेपी की ओर से। अरे हम इलाहाबाद तो जीते ना। इलाहाबाद में इन्होंने सबने जोर लगाया कि नहीं लगाया? सबने प्रयास किया कि नहीं किया? अब ये जो आदमपुर का उपचुनाव था, कहने को कोई कुछ कहता रहे, इस आदमपुर के चुनाव के अंदर अजय सिंह जो है जयप्रकाश की मदद कर रहा था, जेपी की मदद कर रहा हाँ बिल्कुल कर रहा था। ये बहुत लोगों को पता है इस बात का कि अजय सिंह किसकी मदद कर रहा था। ये जेजेपी कहाँ खड़ी थी? ये तो हमेशा ही इस तरह से राजनीति करते रहे हैं। अब मान के चलो, अजय चौटाला चाहते थे बिश्नोई हार जाए, भव्य बिश्नोई हार जाए, जयप्रकाश जीते। दुष्यंत भी चाहते थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ये चाहते थे, लेकिन इनके चाहने से तो कुछ नहीं हो सकता। वहां लड़ाई बीजेपी की, कांग्रेस की नहीं थी या एनएलडी की नहीं थी। वहां की जो लड़ाई थी वो भजनलाल और भजनलाल के खिलाफ जो लोग वोट डालते हैं उनकी लड़ाई थी, उनकी लड़ाई थी। और चौधरी भजनलाल के परिवार का वहाँ लोगों में एक चौधरी भजनलाल के वक्त से रसूख रहा है, उसकी वजह से भव्य जीत करके आए। भव्य के ऊपर मोर बीजेपी की नहीं है। बीजेपी वाले कहीं ये कहे कि हमने वहाँ कमल खिला दिया, तो पहले क्यों नहीं खिला इनका कमल? कभी पहले तो कभी नहीं खिला कमल। पहली बार, हाँ पहली बार भी वो नहीं की वजह से खिला है। ये मान के चलो, कोई अपने दम पे नहीं जीते हुए लोग। तो जेजेपी के 5 साल को लेकर हमने बात की। बाई इलेक्शन को लेकर आप चैलेंज करते हैं कि 3 बाई इलेक्शन हुए, कभी नहीं लड़े गए। लेकिन आपकी पार्टी की बात करें, अब आप मुझे एक चीज बताओ, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। दुष्यंत दिग्विजय का एक बयान आता है कि हमने अपने वोट को 40% करना है, ठीक है, और वो ये कहते हैं, खास करके जो इनसो वाले, जो युवा वाले हैं, वो ये कहते हैं कि हमने अगला चीफ मिनिस्टर दुष्यंत को बनाना है। दिग्विजय खुद ही कहते हैं। सुन तो लिया आप, सीट तो है 10,
गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, गठबंधन रखना चाहते हैं। तो गठबंधन में 10 सीट वाला चीफ मिनिस्टर कैसे बने? आप मुझे बता दो क्या फार्मूला है? भाई झूठ बोलते तो तुम्हें शर्म नहीं आती कोई थोड़ी बहुत? भाई क्या कह रहे हो तुम लोगों के बीच में? लोग कोई पागल थोड़े हैं जो तुम ये कह रहे हो कि हम अपना वोट बैंक बढ़ा लेंगे। वोट बैंक बढ़ेगा कैसे? 10 सीट है और तुम कहते हो हम तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, हम गठबंधन में रहेंगे, हम गठबंधन में लड़ेंगे। हम दुष्यंत को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। आप मुझे बताओ भी 10 सीट वाला चीफ मिनिस्टर कैसे बनेगा? 2024 से उम्मीदें होंगी कि हम ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। कैसे लेंगे? बीजेपी को उम्मीद होगी। नहीं, बीजेपी सीट देगी तो लड़ेंगे ना। बीजेपी वाले मूर्ख हैं जो इनको ज्यादा सीट देंगे। क्यों देंगे? आपको लगता है कि जो दावा है कि गठबंधन चलेगा, चुनाव तक चलेगा गठबंधन दोनों आप का? मुझे ये बताओ कि ये चीज संभव है क्या? आप रोजाना आप पॉलिटिक्स को देखती हो, एक सीनियर मोस्ट पत्रकार हो, आप हर चीज पे एनालाइज करते हो, क्या ये झूठ नहीं है? इससे बड़ा झूठ कोई बोला जा सकता है? आपको लगता है गठबंधन चल पाएगा इलेक्शन तक? सुनो, मैं किसी के साथ गठबंधन करके 20 सीटें लेकर के कहूं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कैसे बन सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है। अगर मेरे पास बरोबर की सीटें होगी तो मैं दावा कर सकता हूं इस बात का कि भी मैं मुख्यमंत्री का भी कैंडिडेट हूं। या मैं अपनी पार्टी के अंदर, हमारी अपनी पार्टी अलग से 90 की 90 सीट पे चुनाव लड़े, तब मैं ये दावा कर सकता हूं कि मैं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हूं। मैं उस हालत में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बन सकता जब मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए 10 या 15 सीट हो। क्या पता बीजेपी पर इतना प्रेशर डालें कि हमें अधिक सीटें दी जाए या फिर गठबंधन टूटे। दावा तो है कि गठबंधन नहीं टूटेगा, मिलकर लड़ेंगे। आप ये चीज को घुमाने की जरूरत नहीं है। हर आदमी इस बात को समझता है भी 10 सीट वाला जो है गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ करके चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। अच्छा, 3 साल से अधिक हो गए हैं अभी सरकार को, और मुख्यमंत्री को 8 साल से अधिक हो गए हैं। नारे लगवाते हैं, कैसे देख रहे हैं? नारे लगाते हैं, मुख्यमंत्री आया, मुख्यमंत्री आया। भाई शर्म करो। मुख्यमंत्री आया, मुख्यमंत्री तो एक ही है प्रदेश में, वही रहेगा। इनको तो रोजाना इस बात का डर रहता है कि ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाला जो नाम है, डिप्टी कैसे हटे आगे से? ये एक्स कैसे हो जाए, इनको इस बात का भी डर रहता है। अच्छा, इस बात का डर कि दुष्यंत हट ना जाए कभी आपको डिप्टी सीएम से, ये डर है इनको, डीजीपी को डर है इस बात का। ये रोजाना ये अपने आप को बचाने के लिए रोज दिल्ली के चक्कर काटते हैं। आपने देखा नहीं, आपको पता नहीं है कि हरियाणा के अंदर रोज किस तरह की चर्चाएं चल रही है। भाजपा का हर कार्यकर्ता, भाजपा का हर एमएलए, भाजपा का हर लीडर स्टेट का जो है आज की डेट में इनके साथ 1 मिनट भी गठबंधन में नहीं रहना चाहता। आप ये कहते हैं कि डिप्टी सीएम कभी भी हट सकते हैं, बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि गठबंधन रहे। क्या दुष्यंत डिप्टी सीएम बने रहे? फिर क्या मजबूरी ऐसी है कि इनको साथ लेकर चला जा रहा है? 3 साल हो गए अब तो, 3 साल से अधिक। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लंबा चल पाएगा। अच्छा, दुष्यंत ये कहते हैं कि जो लोग हमें तोड़ने की बात करते थे वो अपना संगठन नहीं संभाल पा रहे थे। अब हाल फिलहाल में कुछ नेताओं को शामिल करवाया जेजेपी में, दावा है कि इनेलो के नेता थे। बागीराम था एक एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर, एलनाबाद का ही है, जिसकी पिछले 2 साल से 3 साल से इस तरह की एक्टिविटी रही है। जब से बीजेपी की सरकार बनी, जेजेपी की, वो अनेक दफा अजय सिंह जी से मिला, अनेक दफा दुष्यंत से मिला। हमने उससे पूछा भी तेरा मन क्या है, बता, तू हमारे साथ काम करना चाहता है या उनके साथ जाना चाहता है? कोई जाना चाहेगा, हम नहीं जबरदस्ती रोक सकते किसी को। लेकिन वो हमेशा ये कहता रहा कि नहीं मैं पार्टी के साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा पार्टी के साथ रहना चाहते हो तो रोज उनके घरों में चक्कर क्यों काट रहे हो? अजय चौटाला के घर क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? क्यों चक्कर काटते हो? क्यों तुम्हारे रोज फोटो आते हैं? क्यों रोजाना इस किस्म की लोगों में एक चर्चा हो रही है? ये जो चुनाव हुआ था मेरा बाई इलेक्शन है, उस बाई इलेक्शन में एक चीज क्लियर हो गई थी। चौधरी बागीराम का जो वार्ड था, गांव का जो बूथ था, उस बूथ के ऊपर उनके परिवार के लोग सबसे ज्यादा थे। उस बूथ के ऊपर पैसे बटे। मेरे बूथ के ऊपर कोई पैसे बांटेगा तो इसका मतलब मेरी सहमति से बटेंगे या नहीं बटेंगे? तो वहां पैसे बटे। मैंने पूछा भी पैसे कैसे बटे आपके इस बूथ पे, और फिर मैं उस बूथ के ऊपर हारा
जबकि उस गांव के अंदर मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मेरा नहीं, पार्टी का रिकॉर्ड है। उस बूथ पर नहीं आ रहे कभी? जब से नहीं, उस गांव में जब से इलेक्शन शुरू हुआ तब से लेकर के आज तक कभी भी हम उस गांव में चुनाव नहीं आ रहे। अब की बार भी नहीं आ रहा मैं चुनाव तो मैं जीता इस बार भी, लेकिन उस बूथ पे आ रहा मैं। दुष्यंत चौटाला से जब भी आपको लेकर बात हो तो आपको लेकर कहते हैं कि अभय चौटाला नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के। देखो, दिग्विजय आपको लेकर बहुत आक्रामक रहते हैं कि मेरे चाचा श्री यूं तो बहुत बयान देते हैं, विधानसभा में बोलते नहीं है। उनसे दोनों आपको लेकर बयान आप उनसे ये पूछो, विधानसभा में मैं नहीं बोलता तो क्या दुष्यंत बोलता है विधानसभा में, या उसकी मदर बोलती है? विधानसभा में तो पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि प्रदेश के लोगों की आवाज अगर कोई है तो उसका नाम अभय सिंह चौटाला है। जब मैंने इस्तीफा दे दिया था, आप कांग्रेस के साथियों से और बीजेपी के लोगों से भी पूछना, जब मैं 2 सेशन में नहीं जा पाया तब विधानसभा में क्या चर्चा होती थी, आपके प्रेस के लोग क्या चर्चा करते थे? तब एक ही चर्चा थी, मेरी सीट की तरफ देख के कहते थे कि अगर आज अभय सिंह होता तो इस विधानसभा का नज़ारा अलग होता। आज इस सरकार को कोई पूछने वाला, घेरने वाला नहीं है। ये तुम्हारी बात, प्रेस के लोग ये बात करते थे कि नहीं करते? आप अपने जबान से बताओ। करते थे ना? तो फिर वो लोग जब ये कहते हैं कि मैं विधानसभा में नहीं बोलता, नहीं तो कि फिर सबूत लेकर आएंगे, दस्तावेज रखे जाएंगे फिर विधानसभा में। मैंने हमेशा सबूत के साथ, दस्तावेज के साथ, चाहे कोई नशे की बात थी, चाहे कोई घोटालों की बात थी, हमेशा ही सबूत के साथ गया हूँ। और मैंने सबूत सबको दिखाए विधानसभा में, तुम्हारे पत्रकारों ने भी देखे, पत्रकारों को भी दिए। मैं ही हूँ अकेला जो सबूत के साथ विधानसभा में जाकर के लड़ाई लड़ता हूँ और सरकार को घेरता हूँ, सरकार को मजबूर करता हूँ कहीं ना कहीं। अच्छा अभय जी, क्योंकि 2018 में चर्चाएं थी कि आप लोग सरकार बना लेंगे, बीएसपी से गठबंधन हुआ, उस वक्त अच्छा, भी चर्चाएं दुष्यंत थी। मेरे बारे में एक बात कहता है, Non-serious सुनो, politician। नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, उससे पूछो तू एमपी कैसे बना था? अगर मैं नॉन सीरियस पॉलिटिशियन होता तो तू एमपी कैसे बनता? तेरा बाप एमएलए कैसे बनता डबाली से? उससे पूछो अजय सिंह से ये बात, भी तू, तेरे कसम उठा के ये बात कह दे भी तेरे को डबाड़ी से टिकट किसने दिलाई थी? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने डबाड़ी से टिकट देने के लिए उनको साफ मना कर दिया था। अजय चौटाला को बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि मैं तेरे को टिकट नहीं दूंगा, नहीं लड़ूंगा चुनाव, क्योंकि वो उन दिनों में इस तरह की जो बातें मैंने आपको पहले बताई है, टिकट बेचने में हाँ, उसमें इन्वॉल्व था, तो इसलिए उसको सबक देना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं टिकट नहीं दूंगा। रात को 12 बजे मैंने चौटाला साहब को इस बात के लिए राजी किया कि नहीं, आपको इसको चुनाव लड़ाना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत मायूस हो जाएगा। मैंने तो अपने छोटे भाई की भूमिका निभाई। अजय सिंह चौटाला आज भी ये बात मेरे सामने बैठा के पूछ लो, या अजय सिंह चौटाला से कहो कि वो, मैं उस पर ये नहीं कह सकता वो मेरी तरह खुल करके कोई बात कहेगा। वो बहुत ज़्यादा गहरा आदमी है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला है। उसको झूठ बोलते हुए कोई शर्म नहीं है। वो कितनी ही भी बड़ी झूठ को सच साबित करने का प्रयास करना शुरू कर देता है, लेकिन वो अपने बच्चों के सर पे हाथ रख करके कहते टिकट किसने दिलाई? आप ये कह रहे हैं कि आपको भले ही नॉन सीरियस पॉलिटिशियन दुष्यंत कहें, लेकिन दुष्यंत को जब 2014 में टिकट दिलवाना था, आपने दिलवाई। डब्बाली से अजय चौटाला को आपने टिकट दिलवाई। दुष्यंत के बाप को राजनीति में पनपाने वाला ही अभय सिंह चौटाला है। मैंने कभी उसकी पीठ में छुरा नहीं घोंपा। मैं अगर चाहता तो अजय सिंह जी को भिवानी से टिकट नहीं मिल सकता। मैं अगर चाहता तो हिसार के बाई इलेक्शन का टिकट भी नहीं मिल सकता। मैं कह सकता था पार्टी में। आपकी बातों से लगता है कि टिकट किसे मिले, ओपी चौटाला साहब सब आपसे पूछ कर करते थे पहले भी, मेरे से किसे टिकट दिया जाए, मेरे से राय लेते थे। आपसे राय लेते थे? मेरे से नहीं लेते थे, मेरे साथ साथ पार्टी के प्रधान अशोक अरोड़ा को बुलाते थे, रामपाल माजरा को बुलाते थे, सब लोगों की राय लेते थे। आप उनसे भी पूछ लो कि मैं इसको टिकट दिलवाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता रहा। अच्छा, जब पूछा जाता है कि क्या चौटाला परिवार, क्या दोनों दल एक साथ हो सकते हैं, तो डिप्टी सीएम कहते हैं, दुष्यंत कहते हैं, अगर इनेलो हमारे साथ मर्ज हो जाए, हमारी पार्टी में विलय करा ले तो हम एक हो सकते हैं। क्यों? आप ये बताओ, इनेलो पहले थी या ये पहले थे? हमारी पार्टी में विलय कर ले, तुम्हारी औकात तो आ जाएगी, खत्म हो जाओगे। इनेलो तो जिंदा है, जिंदा रहेगी। उनसे ये तो पूछो
भी तुम कौन हो, क्या हो, जो तुम्हारी पार्टी में इनलवा करके शामिल हो जाए। सरकार के साथी तो है, सरकार में है, अरे तो सरकार के अंदर तो डिप्टी सीएम है, 2 मंत्री भी हैं, 10 विधायक हैं कुल मिलाकर। ठीक है, सरकार के साथ है, लोगों की नज़र में क्या है? लुटेरे हैं, चोर हैं, डाकू है, बेईमान है, धोखेबाज है। डिप्टी सीएम हाँ। और जेजेपी दोनों। नहीं, पूरी पार्टी इनके ऊपर ये आज की डेट में स्टैंप है। बच्चा बच्चा ये बात कहता है। तो आप ये मानते हैं 2024 से पहले तो जेजेपी यूं ही खत्म हो जाएगी? लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में देख लेना आप क्या होगा। ये तो कोई दूर नहीं है, आया लोकसभा का चुनाव, आप देखना क्या होगा। तो जो सपने हैं कि डिप्टी सीएम से सीएम बनेंगे आने वाले वक्त में, तो वो तो आप मानते हैं कि हवा हवाई है, उनका तो कोई आधार भी भाई नहीं। आप मुझे एक चीज बता देना, फिर उसी बात पे आ गया। 10 लोगों की एक पार्टी है, 10 एमएलए की, और ये कहते हैं हम गठबंधन में रहेंगे। इनको पता है कि इस गठबंधन से तुम बाहर होगे, तुम्हारी फाइलें तैयार है, तुम्हारे घर में शाम को ईडी आ जाएगी, तुम्हारे घर में सीबीआई आ जाएगी, तुम्हारे घर में इनकम टैक्स आ जाएगी, तुम्हें जैसे और लोगों को, सतेंद्र जैन जैसे लोगों को जेल भेजा गया है, इस तरह से जेल में डाल दिया जाएगा। तुम्हारे लिए कोई जगह बचेगी नहीं। ये मजबूरी में पड़े हैं, मजबूरी में है इनके साथ। हाँ ये मजबूरी है। अच्छा वो तो नहीं रखना चाहते एक दिन भी, जी। वो तो चाहते हैं कि दफा हो यहाँ से। लेकिन इनकी मजबूरी है, रहना हाँ, चाहते हैं, ये बीजेपी रहना चाहती है ये मजबूरी है। अरे ये कहते हैं हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, तो गठबंधन वाला चीफ मिनिस्टर कैसे बनेगा ये बता दो मुझे। आप फार्मूला बता दो। अगर 45-45 सीट पे चुनाव लड़े कोई पार्टी, वो तो ये कह सकती है। बीजेपी के पास आज ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वो इन 10 के बिना सरकार नहीं चला सकते। सही तो धर्म निभाया है, तो बीजेपी ने निभाया, इन्होंने थोड़ा ही निभाया। बीजेपी वालों ने जब इनको शामिल किया था तो कोई इसलिए नहीं किया था कि इनके बिना उनकी सरकार नहीं बनी। सरकार तो बन गई थी उनकी, उनके पास 46-47 एमएलए थे। अच्छा, लेकिन शीतकालीन वो सत्र तो को लेकर थोड़ा बात कर लें। किन किन मुद्दों के साथ विधानसभा में जाएंगे शीतकालीन सत्र में? बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। अब की बार तो आप ये देखो, ये जो डॉक्टर्स वाला इशू है, एमबीबीएस डॉक्टर्स का, ये बहुत बड़ा इशू है। एक गरीब परिवार का बच्चा, लैंडलेस परिवार से आता है, पढ़ाई में अच्छा है, उसका दाखिला एमबीबीएस में हो जाता है हरियाणा में, वो फीस कहाँ से भरेगा, बॉन्ड कहाँ से भरेगा? सरकार की जिम्मेवारी होती है कि ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करे और उनके लिए उनकी फीस माफ़ करे और उनको इतना विश्वास पैदा करे कि तेरा भविष्य जो है सरकार की जिम्मेवारी है। यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ उन बच्चों को जो इस लायक है उनको कहते हैं तुम जाओ यहाँ से, आपके यहाँ स्कूल बंद कर दिए, आप कहते हो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लो, हम आपकी पैसे देंगे, फीस देंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी। आप उनको पैसा दे रहे हो, जो वो पैसा सरकारी स्कूल में खर्च करो। सरकार कहती है विपक्ष केवल गुमराह कर रहा है, ऐसा कुछ कह नहीं। एमबीबीएस पॉलिसी को लेकर, बॉन्ड पॉलिसी को लेकर, और ही साथ ही जो चिराग आप अपने पे छात्रों के भविष्य को लेकर बात करेंगे। आपके भविष्य को लेकर भी हरियाणा जानना चाहेगा, क्योंकि विधायक तो आप हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता आप हैं। तो अभय चौटाला की क्या सपने हैं राजनीति को लेकर? क्या कभी हरियाणा के सीएम के तौर पर खुद को देखना चाहते हैं आने वाले दिनों में? मेरा सपना सिर्फ एक है कि हरियाणा का हर व्यक्ति खुशहाल हो। हरियाणा के जो नौजवान बच्चे हैं, जो आज पढ़ रहे हैं या जो पढ़ लिख लिए, उनका भविष्य प्रदेश की सरकार अच्छा करे, उनको विश्वास और भरोसा अपने प्रदेश की सरकार पे हो। मेरी सोच केवल एक है। मेरा सोचना ये है कि गरीब आदमी जो है उसके सर पे छत हो, उसके तन पे कपड़ा हो, उसको विश्वास और भरोसा हो कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये सरकार की जिम्मेवारी है। हम वोट मांगने जाते हैं, हम हर तरह के वायदे करके जाते हैं, लेकिन जिस दिन सत्ता में कोई आ जाता है वो सारी बातें भूल जाता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम इसीलिए तय किया था कि किसी व्यक्ति को अपनी जेब से पैसा लगा करके सरकारी दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े और सुबह से शाम तक धक्के खा करके मायूस होकर के घर ना आना पड़े। इसलिए अधिकारियों को उनके पास भेजते थे, कैंप करवाते थे और वहीं उनके काम होते थे।
आज क्या हो रहा है? आज कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना कोई सरकार में एमएलए की पूछ है, ना कोई अधिकारी एमएलए को तवज्जो देता। सारा दिन अधिकारियों के लिए एमएलए जो हैं चीफ मिनिस्टर को, स्पीकर को, हम जैसे लोगों के साथ जब बैठते हैं शिकायत करते हैं कि यार राज आपका था, अब तो सारा जंगल राज है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हम उस तरह की व्यवस्था को फिर से लाना चाहते हैं जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वक्त में थी। हमारी सोच केवल एक है, कौन नहीं चाहता कि राज ना बने? हम भी चाहते हैं कि राज बनेगा तभी ये सब कुछ करेंगे। अगर राज नहीं बनेगा तो कैसे करें, कौन करेगा? अच्छा, लोकदल अलग अलग स्वरूप में हम बात करें, एकमात्र रीजनल पार्टी ऐसी थी जो सरवाइव कर पाई हरियाणा में और बेहतरीन ढंग से सरकार में भी रही। और अलग अलग समय की बात करें, अलग अलग टाइम की बात करें तो आई थिंक सबसे बुरे दौर में तो है चुनावी लिहाज से। कभी अभय को भय होता है कि अच्छा दौर कब आएगा पार्टी का, या अच्छी स्थिति में कैसे ले पाएंगे पार्टी को? मैंने बहुत बार इस पार्टी में इस किस्म के हालात देखे हैं। एक दौर ऐसा था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चौधरी रणजीत सिंह मिनिस्टर थे, और चौधरी देवीलाल ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का टिकट काट दिया, रणजीत सिंह का भी टिकट काट दिया। सब हम चुनाव हार गए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद पर थे। ये बहुत बड़ी बात थी, छोटा सा मामला नहीं है, था कि नहीं था वो थोड़ा। आज आप जो बातें कर रहे हो, अगर उस दौर में जाओगे, क्योंकि उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी अखबार में 2-4 दिन आती थी, फिर गौन हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। उस दौर के बाद भी हमने 2000 में सरकार बनाई कि नहीं बनाई? मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि हम किस तरह से उभरेंगे। हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोग हमारी बात को अगर पसंद करेंगे, लोगों को अगर हमारे पे विश्वास होगा, भरोसा होगा, तो 100% 2024 में हमें सत्ता मिलेगी। कभी मलाल तो होता होगा पार्टी या परिवार टूटने का? कभी नहीं हुआ। मलाल नहीं हुआ कभी? ना, गद्दारों के लिए मलाल थोड़ा ही होता है। अभी कोई सॉफ्ट कॉर्नर है अपने उस आप परिवार मुझे के एक लिए? बताओ ना, पारिवारिक रिश्ते हैं आप अभी मुझे एक चौटाला ही बताओ, परिवार से? कोई आपके साथ गद्दारी करे, क्या आपको उसको लेकर के कोई मलाल हो सकता है? नहीं होगा। वो ठीक है, तो क्या मलाल है? शुरुआत में आप लोगों ने कहा कि राजनीतिक राहें भले ही अलग हो गई हैं, लेकिन पारिवारिक रिश्ते हैं। अब कोई है पारिवारिक रिश्ता आदि चौटाला परिवार के जिस साथ? दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ये कहा था कि मैं 2 लोगों से कभी समझौता नहीं कर सकता, देशद्रोही से और गद्दार से। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात जो है ना, कोई मजाक नहीं है। बहुत सोच समझ करके कोई बात करते हैं, कोई फैसला लेते हैं, ये उनका फैसला चौधरी है। ओम प्रकाश चौटाला से अभय चौटाला क्या सीखते हैं? इतने वरिष्ठ, आई थिंक सबसे वरिष्ठ और पुराने नेता हैं हरियाणा के। अब भी कार्यकर्ताओं के नाम उनको याद रहते हैं, जनता के बीच हो जाते हैं। अब भी उनके भाषण में, उनके अंदाज में कोई बदलाव नहीं। तो आप राजनीतिक गुरु के तौर पर उनसे क्या सीखते हैं? जो कुछ सीखा है, या तो चौधरी देवीलाल से सीखा है या चौटाला साहब से सीखा है। मैं कोई भजन लाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से थोड़े सीख के हैं। जिस राह पे आज मैं चल रहा हूँ, जो आज मैं कर रहा हूँ, सारा उन्हीं की देन है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया बातचीत की हरियाणा न्यूज के साथ। तो आपने सुना अभय सिंह चौटाला को बेबाक अंदाज के लिए जिसके लिए जाने जाते हैं, उसी अंदाज में सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। सरकार को जमकर घेरा गया है, खास तौर पर अजय सिंह चौटाला परिवार, जीजेपी और डिप्टी सीएम पर इनकी ओर से गद्दारी के आरोप लगाए गए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।